फिल्म मैकोला वनेंको के साथ शुरू होती है, जो एक गणितज्ञ, भौतिक विज्ञानी और पारिस्थितिकीविद अपनी गर्भवती पत्नी नास्तिया से दूर साइकिल चला रहे हैं। काम पर जाने के रास्ते में वे यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में 2 हेक्टेयर की संपत्ति पर काफी जटिल हैं। उन्हें क्षेत्र के पहले इको सेटलर्स मैकोला के रूप में माना जाता है। वे अपनी बाइक पार्क करते हैं और उस स्कूल में जाते हैं जहां वे पढ़ाते हैं। अंदर उसे पता चलता है कि विशेष बलों ने कीव में 100 से अधिक प्रदर्शनकारियों को मार डाला है। यूक्रेन की राजधानी उन्हें यह भी पता चलता है कि उनके राष्ट्रपति रूस भाग गए जैसे ही रूस यूक्रेन पर आक्रमण करने वाला है। उसके घर में टेलीविजन नहीं है, इसलिए उन्हें समाचार का एकमात्र स्थान स्कूल में ही पता चलता है। मैकोला भौतिकी पढ़ाने के दौरान अपने ज्ञान को साझा करने और अपने छात्रों को शिक्षित करने का प्रयास करता है। इवान, छात्रों में से एक ने सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसके बजाय वह हर मौके पर शिक्षक का विरोध करता रहता है। जब कक्षा समाप्त होती है तो इवान शिक्षक के पास जाने के लिए उसके पास जाता है, क्योंकि उसका यहाँ स्वागत नहीं है। छात्रों के आक्रामक व्यवहार के बावजूद मैकोला शांत रहते हैं ताकि कोई बड़ा संघर्ष न हो। एक दिन मैकोला काम करने के लिए एक अन्य सामान्य बाइक यात्रा पर अपनी जमीन के पास हथियारबंद लोगों से टकरा जाता है। वह इस पर अधिक विचार नहीं करता और विद्यालय चला जाता है। वह हमेशा की तरह अपनी बाइक पार्क करता है और इमारत में प्रवेश करता है। वह चौंक गया कि कमरा खाली है और वह अकेला शिक्षक है। रिपोर्टों के अनुसार हर जगह बारिश हो सकती है, क्योंकि रूसी सेना ने आसपास के समुदायों पर हमला जारी रखा। वह जल्दी से अपनी बाइक पकड़ता है और घर लौटता है। उसकी पत्नी अकेली है और वह उन हथियारबंद लोगों से परेशान है जो उसने पहले देखे थे। वास्तव में वह सही है कि वह अपनी पत्नी को दूर से ही पीटता हुआ देखता है। वह उसकी मदद करने के लिए जाता है, लेकिन राइफल के बैरल से उसका शॉट। वह उनसे भीख मांगता है कि वह उसे चोट न पहुंचाए क्योंकि वह गर्भवती है, लेकिन वे उसकी उपेक्षा करते हैं। एक रूसी सैनिक उनके घर में प्रवेश करता है और उसे जला देता है। नास्तिया जवाबी कार्रवाई करने के लिए एक पत्थर पकड़ लेता है, क्योंकि 2 रूसी प्रस्थान करने की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद निकोला के सामने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। क्षण भर बाद यूक्रेनी मिलिशिया में निकोला की एक प्रणाली और अपनी पत्नी के लिए कब्र खोदने के दौरान जब वह अपने जले हुए घर में लौटता है, उन्होंने अपनी पत्नी द्वारा उकेरी गई लकड़ी की सूली को पुनः प्राप्त किया। उदास मन से वह अपनी पत्नी को दफनाता है और फिर यूक्रेनियन में शामिल होने का फैसला करता है कि वह आगे क्या करेगा। उनके शिविर के रास्ते में वह यूक्रेनी सेना में शामिल हो गया। नेता को उस पर भरोसा नहीं है, क्योंकि उसे जासूस होने का शक है। वह रूसियों को उनकी मातृभूमि से बाहर निकालने में उनके साथ शामिल होने के अपने दृढ़ संकल्प की घोषणा करता है। बाद में उन्हें उनके साथ प्रशिक्षित करने का अवसर दिया गया, लेकिन एक शांतिवादी के रूप में उनके पास हथियार चलाने का बहुत कम अनुभव है और वे प्रशिक्षण से जूझ रहे हैं। एक महिला दिखाती है कि बंदूक को कैसे अलग करना या फिर से जोड़ना है, और वह सीखने के लिए अधिक है। एक रात शारीरिक प्रशिक्षण के दौरान मैकोला ने अपने सेनापति को स्वीकार किया कि वह अब शांतिवादी नहीं है। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद उसका विश्व दृष्टि बदल गया है और अब वह केवल बदला लेना चाहता है। इसके अलावा वह रवन कहलाना चाहता है, लेकिन उसे याद दिलाया जाता है कि कोड नाम प्राप्त किए जाने चाहिए और यह इतना आसान नहीं है। प्रशिक्षण नया है और उसके लिए मांग है, लेकिन वह सटीक बदला लेने के लिए आवश्यक सभी सूचनाओं और क्षमताओं से खुद को लैस करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। एक दिन कमांडर दावा करता है कि मोर्चे पर पर्याप्त स्निपर्स नहीं हैं। केवल कुछ लोगों ने मैकोला को प्रशिक्षित करने के लिए स्वेच्छा से रुचि व्यक्त की और असाइनमेंट लेने के लिए अपनी उत्सुकता की घोषणा की। अधिकारी उसे बैठने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि वह बंदूक को आसानी से अलग और पुनः जोड़ भी नहीं सकता है। वह अनुरोध करता है कि उसे अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर दिया जाए। वह अधिकारी से वादा करता है कि वह कार्य को 20 सेकंड में पूरा कर सकता है और अधिकारी टेबल पर AK-47 रखता है। मैकोला ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और राइफल को अलग करना शुरू कर दिया। वह सहजता से पुर्जों को जोड़ते हैं और इसमें उन्हें केवल 18 सेकंड का समय लगा। इस बार हंसी के बजाय उन्हें तालियां मिलती हैं और बाकी लोग उन्हें रेवन कहने लगते हैं। उसने स्निपर प्रशिक्षण प्राप्त करने की बात स्वीकार की है। प्रशिक्षण के दौरान अन्य छात्रों की तुलना में एक अलग राइफल प्राप्त करने के लिए वह चकित है। वह समझ नहीं पा रहा है कि उसके पास वही हथियार क्यों नहीं है। वह एक SVD-63 का अनुरोध करता है, जो अन्य स्निपर्स को दिए गए समान एक अर्ध स्वचालित नामित मार्क्समैन राइफल है। यह अधिकारियों को खुश नहीं करता है और वे उसे पालन करने का आदेश देते हैं। इसलिए मैकोला के पास और कोई चारा नहीं है। जवानों को हिदायत दी जाती है कि वे हर समय बेफिक्र रहें। परीक्षण के भाग के रूप में प्रशिक्षक उनसे कुछ इंच की दूरी पर गोली चलाएगा। यदि वे प्रतिक्रिया करते हैं तो वे विफल हो जाएंगे। अधिकांश प्रशिक्षु परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए। इस प्रशिक्षण में निहित तीव्र जोर और जोखिम के बावजूद मैकोला नहीं फरफराता। लक्ष्य की पहचान हो जाने के बाद उनके दायरे को कवर करने के लिए एक और आवश्यकता है, लेकिन मैकोला लक्ष्य को हिट करने में विफल रहता है। फिर भी उसे पता चलता है कि उसे इस क्षेत्र में सुधार करने की जरूरत है और इस तथ्य को दोष नहीं देता कि उसके पास एक अलग हथियार है।
जब प्रशिक्षण गणना पर केंद्रित होता है तो वह अपने साथी प्रशिक्षुओं की तुलना में तेजी से समाधान की गणना करके लेफ्टिनेंट कर्नल को प्रभावित करता है। गणितज्ञ के रूप में उनकी पृष्ठभूमि काम आती है। वह जल्द ही स्नाइपर प्रशिक्षण पूरा करता है और लेफ्टिनेंट कर्नल द्वारा एक दिन अपना सामान पैक करने की सलाह दी जाती है। वह उस टीम का हिस्सा है जिसे उस चौकी पर तैनात किया जाएगा जिस पर रूसियों ने कब्जा कर लिया है। दस्ता जल्दी से अपनी स्थिति स्थापित करता है। प्रत्येक स्निपर का एक अलग लक्ष्य होता है। जैसे ही वे अपनी योजना को अंजाम देने वाले होते हैं, एक ऑटोमोबाइल चौकी के पास पहुंचता है। लेफ्टिनेंट कर्नल ने उन्हें शूटिंग रोकने का आदेश दिया। ऑटोमोबाइल में जोड़े को वाहन से बाहर निकलने और अपने पासपोर्ट दिखाने का अनुरोध किया जाता है। अनुमोदन के बाद उन्हें जाने की अनुमति दी जाती है, लेकिन उस व्यक्ति का पासपोर्ट रखा जाता है। वह आदमी चाहता है कि उसका पासपोर्ट वापस कर दिया जाए, लेकिन उसे चुराने वाले रूसी ने उसे देने से इनकार कर दिया और इससे काफी हलचल मच गई। महिला को थप्पड़ मारा जाता है और पुरुष को बंदूक से गोली मारी जाती है। लेफ्टिनेंट कर्नल गोली चलाने का आदेश देता है और रूसियों को तब मार दिया जाता है। दस्ते को लेफ्टिनेंट कर्नल द्वारा उनके पहले सफल मिशन पर बधाई दी जाती है। जब मैकोला अपने कमांड स्टेशन पर लौटने पर अपने दोस्तों और साथी प्रशिक्षुओं की खोज करता है, लेकिन पता चलता है कि वे एक अलग मिशन पर हैं। बाद में उसे पता चलता है कि उनमें से एक की एक स्नाइपर ने क्रूरतापूर्वक हत्या कर दी थी। दस्ते को अगले दिन दूसरे मिशन पर भेजा जाता है। विस्फोटक रखे जाते हैं और ट्रिगर को एक पत्ते के पीछे छिपा दिया जाता है। मैकोला अपने पूर्व छात्र को रूसियों के बीच देखकर चकित हो जाता है, क्योंकि वे इवान के पास जाते हैं, वह छात्र जो हमेशा उससे लड़ता था। जब बम विस्फोट किए जाते हैं तो इवान सहित सभी रूसी मर जाते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल ने मैकोला को आश्वासन दिया कि इवान ने अपना निर्णय लिया है। लेफ्टिनेंट कर्नल आराम करते हुए अपने परिवार का एक स्नैपशॉट लेता है और मैकोला ने इसे देखने के लिए कहा। अधिकारी उसे सूचित करता है कि उसकी 2 लड़कियां उसके पेशे की प्रकृति से अनजान हैं। इस बारे में केवल वही जानता है जो उसकी प्यारी पत्नी है। 2 छोटी लड़कियों को लगता है कि वह एक व्यापार यात्रा पर है। फिर लेफ्टिनेंट कर्नल मैकोला ले जा रहे क्रॉस को देखता है। वह पूछता है कि क्या यह ताबीज है। मैकोला बताते हैं कि यह उनके लिए परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। जबकि स्नाइपर पोजीशन में है, यूक्रेनी सेना सीमा के साथ खायों को सुरक्षित करती है। रूसी सैनिकों के आने से कुछ ही समय पहले की बात है। इस बीच रूसी इस क्षेत्र पर आक्रमण की योजना बना रहे हैं। उसके दायरे से मैकोला उस व्यक्ति को देखता है जिसने अपनी पत्नी की हत्या की थी। वो लेफ्टिनेंट कर्नल से गोली मारने की अनुमति मांगता है, लेकिन उसने प्रतीक्षा करने का आदेश दिया है। वो एक बार फिर अनुमति का अनुरोध करता है, क्योंकि वह लक्ष्य को हिट करने के लिए 100% सुनिश्चित है। वह अभी इसके लिए बहुत उत्सुक है। अनुरोध स्वीकार कर दिया गया है, लेकिन वह इस अवसर को हाथ से जाने नहीं दे सकता। वो ट्रिगर दबाता है और रूसी की गर्दन पर प्रहार करता है, जिससे वो तुरंत ही मर जाता है। उनके निर्देश की अनदेखी के बाद से अधिकारी असंतुष्ट हैं। सारा नाम का एक रूसी विशेष स्नाइपर उनकी जानकारी के बिना उनका पता लगाने में सक्षम है। सारा को लेफ्टिनेंट कर्नल ने देखा था। वो स्नाइपर्स के ठिकाने के बारे में मैकोला को सूचित करता है, लेकिन रूसी प्रतिक्रिया करने के लिए बहुत तेज है और अधिकारी की हत्या कर दी जाती है। मैकोला अब जानते हैं कि उनका स्थान खतरे में है। रूसी हमले का सामना करने के दौरान वह अधिकारी के निर्जीव शरीर को ले जाता है। वह सुरक्षा के लिए एक खाई का पता लगाता है और उसे ढकता है। वह सकुशल बच जाता है, लेकिन कॉमरेड इतना भाग्यशाली नहीं है। उन्हें उस अधिकारी के खोने का बहुत दुख है, जिसने हमेशा उन पर विश्वास किया और उन्हें सेवा का अवसर प्रदान किया। उसने अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी होने दिया और न कहने के बावजूद मारने के लिए चला गया। हत्या का बदला लेने का एकमात्र तरीका हत्यारे को ट्रैक करना है। वह खुद खोज पर निकलता है। वह 2 स्नाइपर्स का पता लगाता है और उन्हें खत्म करने में सक्षम होता है, लेकिन उसे बाह में गोली मार दी जाती है और ठीक होने के दौरान पीछे हटने के लिए मजबूर किया जाता है। उन्हें ब्रिगेडियर जनरल से रूसी स्नाइपर के बारे में सूचित करने के लिए एक कॉल प्राप्त होती है, लेकिन वह इस समय और अधिक विवरण प्रदान करने में असमर्थ हैं। मैकोला से मिलने के बाद वह कोला से भरने का इरादा रखता है, अपना सामान इकट्ठा करता है और मौके पर अपना रास्ता बनाता है। यह उनके लिए रूसी शार्प शूटर के बारे में और जानने का मौका है। ब्रिगेडियर जनरल अपने आदमियों को रूसी स्नाइपर्स की क्षमताओं के बारे में सूचित करता है। उसने पहले ही अपने कौशल के आधार पर अपने 5 स्निपर्स और 3 मशीन गनर को मार गिराया है, और तथ्य यह है कि उसने कभी भी अपनी स्थिति नहीं बदली। उन्हें इस बात का अंदाजा है कि उनकी पसंदीदा स्थिति क्या है। एक यूक्रेनी सैनिक दिमाग के क्षेत्र को सलाह देता है, लेकिन अधिकारी इसके खिलाफ है। मैकोला ने खुलासा किया कि स्निपर्स के ठिकाने में क्लोरीन का भंडारण है और उसे मारने के लिए विस्फोटक लगाने से पर्यावरण संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इसके बाद सैनिकों को विशिष्ट आदेश प्राप्त हुए। अधिकारी का कहना है कि एक बार दूसरी मंजिल पर लक्ष्य समाप्त हो जाने के बाद मैकोला को इमारत पर चढ़ना और रूसी स्नाइपर को मारना है। अंत में मिशन शुरू करने के लिए टीम को गंतव्य पर भेज दिया गया है। सभी स्निपर्स हमले शुरू करने के लिए तैयार हैं।
लक्ष्य क्षेत्र के पास रेंगने के बाद मैकोला प्रमाणित करता है कि वह जगह में है। वह 2 रूसियों के पीछे भागता है और तुरंत दोनों को मार डालता है। दोनों में से एक वही व्यक्ति था जिसने उसके घर पर छापा मारा था। दूसरे स्नाइपर्स अपने निशाने पर लग जाते हैं और सिग्नल के फायर होने का इंतजार करते हैं। उसी सटीक समय पर शूट करने के लिए काउंटडाउन करने के बाद वे अपने लक्ष्यों का सफाया करने में कामयाब रहे। सेरी ने नोटिस किया कि उसके लुकआउट्स अब वापस रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वह बाहर क्या हो रहा है यह देखने के लिए अपनी पोस्ट से दूर चला जाता है। एक अन्य रूसी स्नाइपर जांच के लिए अपना पद छोड़ देता है क्योंकि संचार समस्या प्रतीत होती है। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि मैकोला उन पर बंद हो रहा है और सिरी के बाहर उन दोनों को गोली मारने के सही मौके का इंतजार कर रहा है, जो एक स्नाइपर की जांच करता है। लेकिन लगता है कि वह जगह पर बना हुआ है। लेकिन वह यह जानकर हैरान रह गया कि जब उसने उसे घुमाया तो स्नाइपर मारा गया। वह तुरंत रेडियो के माध्यम से मदद के लिए पुकारता है और कहा जाता है कि टीम 10 मिनट में पहुंच जाएगी। सिरी अपनी स्थिति पर लौटता है और अपने दायरे पर अपनी निगाहें टिकाता है। उसने मैकोला के पास एक लकड़ी के क्रूज को नोटिस किया, फिर उसकी पीठ पर कूद गया और प्रतिक्रिया करने से पहले उसकी गर्दन में चाकू मार दिया। दूसरा दुश्मन स्नाइपर अपनी जगह पर लौट आता है जब वह एक ग्रेनेड विस्फोट करता है और उसे भी मार देता है। थोड़ी देर बाद बचाव दल जिसे सिरी ने संपर्क किया, सिरी ने एक रूसी अधिकारी मैकोला से एक रेडियो संचार प्राप्त किया और उसे सूचित किया कि उन्होंने रूसियों के कब्जे वाले एक अन्य क्षेत्र क्रीमिया के साथ जो किया उसके लिए उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा। मैकोला फिर एक स्नाइपर के साथ कमांडर की हत्या कर देता है। रूसी सैनिक ट्रकों से निकलते हैं लेकिन यूक्रेनी स्निपर्स के लिए उनका कोई मुकाबला नहीं है जो उन सभी को खत्म करने के लिए अच्छी तरह से तैनात हैं। जब धुआं साफ हो जाता है, मैकोला अपने घर लौटता है और अपनी पत्नी की कब्र पर जाता है। जबकि साहसिक मौत के लिए उनका मिशन पूरा हो चुका है, उनका काम पूरा नहीं हुआ है। समाप्त। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए लाइक करें।